गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल एट होम। आज का हमारा ये नेक्स्ट जो आज का पीरियड है हमारा वो है नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि हम एक सीरीज से कर रहे हैं जो आरोग्यता के अवयव हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस है, उनको हम एक सीरीज में कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो 2 पीरियड हमने इसके बारे में अटेंड किए थे उसमें हमने स्ट्रेंथ और स्पीड के बारे में स्टडी किया था। आज का जो कंपोनेंट हम ले रहे हैं वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जिसका अर्थ होता है लचक, हिंदी में जिसको लचक कहते हैं, लचक या लोचशीलता। जैसा कि शब्द से हमको मालूम होता है कि लोचशीलता होती है किसी भी मस्कुलर या लिगामेंट्स और टेंडन्स की मैक्सिमम कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्शन होने की और रिलैक्सेशन उसमें होने की, वो जो मैक्सिमम सीमा होती है उसको फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है या उसको लचक कहा जाता है। तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर हमारे बाकी के सभी के कंपोनेंट्स ठीक भी होंगे, अगर हमने उनको डेवलप कर भी लिया है और अब हमारी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप नहीं हुई है तो वो सभी कंपोनेंट्स को भी इफेक्ट करेगी। जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये सब कंपोनेंट्स एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। इसलिए जब हम फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स को बढ़ाने की बात करते हैं तो ऐसे में हम सभी कंपोनेंट्स को बढ़ाने की बात एक्चुअल में कर रहे होते हैं। जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो हमारा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, जो हमारा जॉइंट्स का स्ट्रक्चर है, या हम उसको मसल का स्ट्रक्चर कहें या लिगामेंट्स, इन तीनों टाइप के जो स्ट्रक्चर हैं जिसमें मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी, मांसपेशियों के संकुचित होने की क्षमता, और लिगामेंट्स और टेंडन्स, पेशीय तंतु जिनको कहा जाता है, उनकी स्ट्रेच होने की कैपेबिलिटी जो होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी से जुड़ी हुई होती है। मसल्स, मांसपेशियां, जैसा कि हम सब जानते हैं कि शरीर हमारा मांसपेशियों से मिलकर बना है, और जब भी हम कोई गति या कोई कार्य करते हैं तो उसमें ऊर्जा निर्माण से लेकर मूवमेंट और इम्पैक्ट जो होता है वो उसमें मांसपेशियों का अहम रोल होता है। और लिगामेंट्स, टेंडन्स या पेशीय तंतु उन पार्ट्स को कहा जाता है जो एक तंतुनुमा संरचना होती है जो हमारे जॉइंट्स को और मसल्स को हड्डियों के साथ जोड़कर रखने का कार्य करते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी इफेक्ट हो सकती है एज फैक्टर्स के बेसिस पे, या फ्लेक्सिबिलिटी का जो स्तर है, लचक का जो स्तर है, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हो सकता है। वो हो सकता है आयु के अंतर के कारण, या जेंडर वाइज, या जो फिजिकल एक्टिविटीज पर्टिकुलर व्यक्ति कोई करता है उनके बेसिस पे अलग अलग लोगों में अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी का स्तर हो सकता है। ये था फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं अब फ्लेक्सिबिलिटी के टाइप्स, मतलब लचक कितने प्रकार की होती है। तो मेनली लचक जो है मुख्यतः उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में। एक है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी या जिसको हम कहते हैं निष्क्रिय लचक, और दूसरी है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी जिसको कहते हैं हम सक्रिय लचक। अब इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि निष्क्रिय लचक वो होती है जो हमारे शरीर के संकुचित होने की वो सीमा होती है जिसको हम खुद से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी या सक्रिय लचक वो होती है जो हम एक्टिवली अपने आप ही शरीर की मांसपेशियों और उनके जॉइंट्स का संकुचन कर सकते हैं, या उनका कॉन्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं। तो जब कोई भी हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या जब कोई भी हम आसन कर रहे हैं मान लीजिए, तो ऐसी कंडीशन में हम एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शा रहे होते हैं। और जिस प्रकार से हमारी उंगलियां कार्य कर रही होती हैं, और उंगलियों को अगर हम पीछे मोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम इनको एक निश्चित सीमा तक ही मोड़ पाएंगे। और हालांकि इससे इनको पीछे अधिक मोड़ा जा सकता है, लेकिन वो हमें किसी की मदद से करना पड़ेगा। कहने का अर्थ है कि शरीर की उंगलियों को हम और थोड़ा पीछे तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन वो हम खुद से नहीं कर सकते हैं। तो इसको कहा जाएगा पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। और इसमें एक बात मुख्यतः नोट करने की है कि जो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो हमेशा ही कम होती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी से।
अर्थात आप अपने शरीर को उतना अधिक नहीं मोड़ सकते जितना कि किसी और व्यक्ति की मदद से आपकी मांसपेशियों और लिगामेंट टेंडन्स को स्ट्रेच किया जा सकता है। यह आपने बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी के कितने टाइप्स होते हैं। तो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी के एक ही टाइप है अपने आप में, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, निष्क्रिय लचक। और सक्रिय लचक जो इसका दूसरा पार्ट है, इसके दो और भाग होते हैं, जिसमें स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरा है डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है स्थिर लचक और डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है, इसका अर्थ है गतिशील लचक या अस्थिर लचक। अब दोनों में ये अंतर होता है कि स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो हमारे शरीर की एक ही स्थान पर बहुत ही कम गति के साथ संकुचन और शिथिलन करने की क्षमता है। या हमको ऐसा समझेंगे कि जब हम अपनी मांसपेशियों के एक पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर हम कोई प्रभाव दर्शाने के लिए कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उसको स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। और ये बहुत ही कम गति के साथ की जाने वाली एक्सरसाइजेज इसमें शामिल होती हैं। जिस प्रकार योगा के जो आसन किए जाते हैं, योगासन किए जाते हैं, और साथ में जो सूक्ष्म व्यायाम आप देखते होंगे, वो सारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। और दूसरा है डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं या मांसपेशियों पर इसका इम्पैक्ट कैसे आता है, वो आता है जब भी हम कोई क्रिया करते हैं और उसके साथ गति भी जुड़ी हुई होती है। उस टाइप को कहते हैं डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स हम कोई भी ऐसी स्ट्रेचिंग से संबंधित एक्सरसाइजेस कर पाए जो गति के साथ की जाती हो, और इस कैपेबिलिटी, इस योग्यता को शामिल किया जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये हो गए एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के सक्रिय लचक के दो प्रकार, स्थितिज स्थिर लचक और लचक गतिशील लचक। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है किस प्रकार हम फ्लेक्सिबिलिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं किसी खिलाड़ी के अंदर या किसी भी सामान्य व्यक्ति के अंदर। जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का या जो उसकी लचक का स्तर है उसको किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स हैं जिससे हम इस कंपोनेंट को अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं, जिसमें मेनली फर्स्ट आता है जो बैलिस्टिक मेथड, और उसके बाद डायनामिक स्ट्रेच मेथड, और भी इस प्रकार के बहुत से मेथड्स जिसमें से कि पोस्ट आइसोमेट्रिक मेथड्स और उसके साथ साथ स्टैटिक मेथड उसमें आता है। तो इन मेथड्स को अपनाकर हम अपने शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बैलिस्टिक मेथड के बारे में। तो इसका जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत, वो ये है कि हम मांसपेशियों को उस अधिकतम सीमा तक लेके जाते हैं जहां हम सामान्यतः अपने मांसपेशियों से कार्य नहीं लेते हैं, उस सीमा तक कोई कार्य नहीं लेते हैं। और हमारे मसल्स में एक सेंसरी फीलिंग होती है जो हमको बता देती है कि हमारे जो मसल की एक्सटेंशन है वो उसकी सीमा क्या है। और जब भी हम वहाँ से अधिक अपनी मांसपेशियों को लेकर जाते हैं तो यह डाटा हमारे माइंड में फीड हो जाता है, और उस प्रिंसिपल के बेसिस पे हमको किसी भी प्रकार का जो मसल टोन, मसल स्ट्रेच या दूसरी तरह की प्रॉब्लम होने से हम बच पाते हैं, क्योंकि हम फिजिकली और मेंटली एक प्रकार से वो चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं। बैलिस्टिक एक्सरसाइजेज यूजुअली बहुत तेज़ी से की जाने वाली एक्सरसाइजेज होती हैं, और ये इनका बेस होता है मोमेंटम और बाउंसिंग के बेसिस पे। इनके आधार पे जो एक्सरसाइजेज की जाती हैं उनको बैलिस्टिक एक्सरसाइजेज कहा जाता है। तो यूजुअली ये जो जिसमें ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा मूवमेंट वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करने वाले एथलीट्स और प्लेयर्स जो होते हैं उनके लिए इनको इफ़ेक्टिव माना गया है। और नॉर्मली जो नॉन एथलीट पर्सन है या जो खिलाड़ी नहीं है उनके लिए ये एक्सरसाइज हार्मफुल हो सकती हैं, क्योंकि इससे हैमस्ट्रिंग और मसल वीकनेस जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट। तो ये था बैलिस्टिक मेथड। और उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है डायनामिक स्ट्रेचिंग मेथड।
डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड ये एक ऐसा मेथड है जिसमें डायनेमिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आती हैं, और वो एक्सरसाइजेज जो हम कोई भी काम करने से पहले या किसी भी प्रकार का खेल खेलने से पहले या कोई भी हैवी वर्कआउट जो हम करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी क्रिया जो बहुत तेज़ी के साथ की जाने वाली होती है, उससे पहले हम इन एक्सरसाइजेस को करते हैं ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके स्तर में वृद्धि हो और हम लचक का उच्चतम लेवल जो है वो उसको प्राप्त कर सकें। इसमें यूजुअली एक ही प्रकार की एक्सरसाइज होती हैं, जैसा कि जो वार्म अप एक्सरसाइजेज हैं या जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती हैं या किसी खेल से संबंधित जो एक्सरसाइजेज हैं वो इसमें हो सकती हैं। उदाहरण के लिए डायनामिक स्ट्रेचिंग के लिए हमको ऐसी एक्सरसाइजेज इंक्लूड करनी पड़ती हैं। जो स्विमर है वो जो आर्म रोटेशन की एक्सरसाइज हैं, स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज हैं, उनको वो इंक्लूड कर सकते हैं। और जो रनर्स हैं वो जैसे जॉगिंग करना या स्पॉट जंपिंग और स्पॉट रनिंग जैसी जो एक्सरसाइजेज हैं उनको इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारा डायनामिक स्ट्रेचिंग और डायनामिक स्ट्रेचिंग मेथड के अंडर आएगा, और इससे मसल्स की स्टिफनेस जो है वो कम होती है और तंतु विघटन होने से हम बच सकते हैं, और जो कॉन्डिलॉइड्स होते हैं वो ब्रेक होने से बचते हैं और हमारी मांसपेशियों को नुकसान नहीं होता है। मोच और इस तरह की हैमस्ट्रिंग मोच, मसल टोन, मसल पुल जैसी समस्या से हम बच जाते हैं। इन एक्सरसाइजेज की मदद से हम अपने कार्य को और भी सुगमता, आसानी और परफेक्शन के साथ कर सकते हैं, और हमारे स्ट्रेस में भी बहुत कमी आती है क्योंकि हम मेंटली भी प्रिपेयर हो रहे होते हैं और हम अपने आप को फिजिकली भी प्रिपेयर करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को गेन करने के लिए। जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो हम दोनों तरह से तैयार हो रहे होते हैं, हमारे रक्त संचार में वृद्धि होती है और उसकी मदद से हमारी परफॉर्मेंस जो है बहुत ही इम्प्रूव्ड दिखाई देती है। उसके बाद आता है जो तीसरा मेथड है वो है स्टैटिक स्ट्रेच मेथड। इसमें वही एक्सरसाइज ली जाती हैं जो एक्चुअली स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी के अंडर आती हैं। जैसा कि हमने पहले भी स्टडी किया था, विभिन्न प्रकार के योग के आसन और योग के अंतर्गत आने वाले जो सूक्ष्म व्यायाम हैं, बटरफ्लाई, भुजंगासन, बाइसेप स्ट्रेच हम करते हैं, और जो जिम की एक्सरसाइजेज होती हैं बाइसेप ट्राइसेप्स के लिए जो स्ट्रेचिंग के लिए की जाती हैं, विभिन्न प्रकार के आसन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन और सभी तरह के आसन लगभग इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, और इसको कहा जाता है स्टैटिक स्ट्रेच मेथड। जो डायनामिक मेथड हमने पढ़ा था वो तुरंत प्रभाव पाने के लिए कार्य करने से पहले हम करते हैं, और जो स्टैटिक स्ट्रेच मेथड है इसको हम इसलिए अपनाते हैं ताकि हम मांसपेशियों के ऊपर होने वाले प्रभाव को लंबे समय तक पा सकें, और इसलिए इसको लंबे समय तक किया जाता है और लंबे समय तक हम उस कैपेबिलिटी को मांसपेशी की बढ़ा पाते हैं, और इसका इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत ही दूरगामी हमको इसके परिणाम मिलते हैं, और कुछ समय के पश्चात हमको इसके परिणाम मिलते हैं। इसके अंदर जैसे आपको मालूम है कि हम मूवमेंट को एक जो हम स्ट्रेच करते हैं अपने शरीर को, उसको हम एक समय के लिए रोके रखते हैं और धीरे धीरे ये करते हुए हम अपनी शरीर की कैपेबिलिटी को और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। और ये जो स्टैटिक स्ट्रेच के अंदर आने वाली जो एक्सरसाइज होती है ये मांसपेशियों को अर्ध तनाव में रखने की अवस्था में रखने में भी मदद करती हैं, जिससे कि हम कोई भी त्वरित कार्य के समय में हम अपनी मांसपेशियों को एकदम तैयार पाते हैं कोई भी हरकत करने के लिए। तो आज का था हमारा ये टॉपिक फ्लेक्सिबिलिटी के संदर्भ में। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन या जो एंड्योरेंस है, उसमें से एक नेक्स्ट हम एंड्योरेंस का लेंगे। तो आज हमने जो स्टडी किया है साथ में आप इसको दोबारा एक बार से रिकॉल कीजिए, और कोई भी समस्या अगर आपको होती है तो आप कांटेक्ट कीजिए। बहुत कम लोग हैं अभी तक जो टेलीफोनिकली पूछ रहे हैं, और इससे संबंधित जो मटेरियल है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू, गुड बाय।